हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लाइस ऑफ माइंड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये कोर्स है इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी का सेकेंड ईयर से, और सब्जेक्ट का कोड है MPC046। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। और ये मैं बता दूं आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा ये डिमांड में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो एक सिंपल सी बात सोचिए अगर आप, कि क्या साइकोलॉजी सिर्फ प्रॉब्लम्स जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को, इन चीज़ों को समझने के लिए है, या फिर ये भी बता सकती है कि इंसान खुश कैसे रहे? क्योंकि आप अगर किसी से बात करने जाएंगे और साइकोलॉजी वर्ड आपके मुंह से निकला नहीं, तो लोग इसको किसी ना किसी मेंटल जो है इलनेस से, दिमागी बीमारी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या साइकोलॉजी सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, इन चीज़ों को समझने के लिए है? आपको क्या लगता है? या फिर साइकोलॉजी ये भी बता सकती है कि इंसान खुश कैसे रहे और लाइफ मीनिंगफुल कैसे बने? यहीं से आती है पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी का एक मॉडर्न ब्रांच है और फोकस करती है किस चीज़ पे? हैप्पीनेस पे, वेल बींग पे और मीनिंगफुल लाइफ पर, यानी पॉजिटिव की तरफ देखती है ये। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? पॉजिटिव साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था मार्टिन ईपी सेलिगमैन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने इंट्रोड्यूस किया था? मार्टिन सेलिगमैन आप बोल सकते हो इनको, लेकिन इनका नाम है मार्टिन ईपी सेलिगमैन। 1998 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो पहले जो है साइकोलॉजी का फोकस ज़्यादातर मेंटल इलनेस पर और नेगेटिव इमोशंस पर था। ये आप लोगों से बात करके भी आपको पता चलेगा, और सही में इसी चीज़ पर फोकस था भी पहले। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि सिर्फ प्रॉब्लम फिक्स करना इनफ नहीं है, बल्कि लाइफ को बेटर बनाना उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए ये जो है जॉय, सेटिस्फैक्शन, रेजिलियंस, स्ट्रेंथ्स और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझना हो, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि सिर्फ सर्वाइव नहीं, बल्कि लाइफ में आपको ट्रूली फ्लरिश कैसे करना है, ये भी बताती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब ये सब चीज़ें आगे डिटेल में आएंगी तो आपको और इजीली समझ में आएगा। तो 1998 में ये इंट्रोड्यूस हुई और पॉजिटिव साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हुई, और साल 2000 में, यानी ईयर 2000 में ऑफिशियली जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड के रूप में सामने आई, जब अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जर्नल में इस पर स्पेशल इशू जो है पब्लिश हुआ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद रिसर्चर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ पर काम करना शुरू किया, जैसे कि एड डाइनर जो है एक साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। इन्होंने बताया कि वेल बीइंग का मतलब होता है कि हम अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाइड हैं और हमारे इमोशंस कितने पॉजिटिव या नेगेटिव हैं। इसे सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं। तो ये बोला एड डाइनर ने। वहीं पर दूसरे जो थे, कैरल रिफ इनका नाम है। कैरल रिफ ने क्या कहा? कैरल रिफ ने कहा कि सिर्फ खुशी ही सब कुछ नहीं है, बल्कि लाइफ में ग्रोथ भी होना चाहिए, पर्पस और रिलेशनशिप्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर एड डाइनर जो है सब्जेक्टिव वेलबींग की बात करते हैं, और कैरल रिफ साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करते हैं, जिसमें पर्पस और रिलेशनशिप्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहते हैं कैरल रिफ। इसके साथ साथ ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिव सोच, फ्लो यानी काम में इतने इन्वॉल्व हो जाना कि टाइम का पता ही ना चले आपको, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लो। और ऑप्टिमिज्म मतलब होता है पॉजिटिव सोच। और तीसरी चीज़ है होप और ग्रेटिट्यूड। इसके जैसे कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट बने। तो पिछले 20 सालों में ये फील्ड बहुत ही फास्ट ग्रो हुआ है, और आज जो है मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, कोचिंग और मैनेजमेंट जैसे एरियाज में यूज़ हो रहा है। अब इसके दो मेन अप्रोचेस हम लोग समझते हैं। पहला है PP1, जो मार्टिन ईपी सेलिगमैन का है, जिसमें फोकस पॉजिटिव इमोशंस पर, स्ट्रेंथ पर होता है। और दूसरा है PP2, जो किसने इंट्रोड्यूस किया था? पॉल टी वोंग ने। तो इसमें क्या है? इसमें ये कहा गया है कि लाइफ की सफरिंग और स्ट्रगल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमें मीनिंग और ग्रोथ देती है। अब यहाँ पे दो लोग आ गए, दो नाम इंपॉर्टेंट है। इन दोनों नामों को आपको समझना होगा, इन्होंने क्या बोला इसको भी समझना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि PP1 यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी 1
और PP2 यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी 2, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की सोच अलग कैसे है और क्यों है। तो हम अभी इतना जान लेते हैं कि PP1 यानी मार्टिन सेलिगमैन का अप्रोच है और PP2 पॉल टी वोंग का अप्रोच है। अभी इतना समझते हैं क्योंकि डिटेल में आगे हमको ये पढ़ना ही है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन दोनों का गोल जो है सिंपल है, लोग सिर्फ सरवाइव ना करें, यानी आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आप किसी तरीके से उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हो, ये तो हो गया कि आपने किसी तरीके से सरवाइव किया। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि लोग सिर्फ सरवाइव ना करें बल्कि एक अच्छी, मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकें, जहां वो ग्रो करें और अपना बेस्ट वर्जन बन सके। ये कहती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब हम लोग एक एक करके PP1 यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी 1 और PP2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं PP1 पॉजिटिव साइकोलॉजी 1, इसके एम्स क्या हैं और इसका स्कोप क्या है। तो हमने अभी बात की थी PP1 किसने इंट्रोड्यूस किया था, मार्टिन सेलिगमैन ने। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है उससे स्टार्ट करते हैं तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। सोचिए दो लोग सेम जॉब में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक इंसान बस काम कर रहा है, स्ट्रेस ले रहा है और थक जाता है शाम तक। लेकिन दूसरा जो इंसान है वो अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करता है, मतलब अगर वो नेचुरली क्रिएटिव है तो काम को थोड़ा क्रिएटिव तरीके से करता है। अगर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो लोगों से अच्छा रिलेशन बनाता है। अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट वाला है तो प्रॉब्लम की जगह सोल्यूशन पर फोकस करता है। ठीक है, तो इसी वजह से वो काम को क्या करेगा, इंजॉय करेगा। लेकिन पहला जो बंदा है वो क्या करता है, दिन भर काम करता है, स्ट्रेस लेता है और लास्ट तक आते आते थक जाता है। तो जो काम को इंजॉय करता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है और ओवरऑल ज़्यादा हैप्पी रहता है। ये हो गया पॉजिटिव साइकोलॉजी 1 का अप्रोच। यानी आपको काम भी करना है, इंजॉय भी करना है और जो आपकी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, उसको और ज़्यादा निखर के वो सामने आए, उसको यूज़ करना है ताकि आप एक अच्छी लाइफ, खुशहाल लाइफ जी सकें, ग्रो कर सकें और आपका पॉजिटिव माइंड सेट रहे। तो यही समझाने की कोशिश करता है पॉजिटिव साइकोलॉजी 1, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया, मार्टिन EP सेलिगमैन ने। तो इसका मेन एम बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसका मेन एम क्या है, ये समझना कि इंसान अपनी बेस्ट लाइफ कैसे जी सकता है और सोसाइटी भी कैसे ग्रो करे। तो सबसे पहले ये फोकस करता है गुड लाइफ पर, मतलब एक ऐसी लाइफ जहां इंसान हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो और कंटिन्यूअसली ग्रो करे। साथ ही ये भी करता है कि लोगों की वेलबींग इंप्रूव हो और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बना सके या बन सके, यानी आपके आसपास भी वैसे लोग हों। तो इसकी भी आप कोशिश करते हैं। अब जो PP1 है ये सिर्फ एक एंगल से चीज़ों को नहीं देखता, ये लाइफ को डिफरेंट लेवल पर समझता है। कहाँ कहाँ पर, बायोलॉजिकल लेवल पर यानी बॉडी लेवल पर, पर्सन यानी इंडिविजुअल लेवल पर, सोशल यानी रिलेशनशिप्स पे और कल्चरल एंड ग्लोबल लेवल पर, मतलब पूरी लाइफ का बिग पिक्चर देखता है ये। अब आते हैं कोर फोकस पर इसके। तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, यानी कि पास्ट में आपके कंटेंटमेंट हो, प्रेजेंट में आपके प्लेजर हो और फ्यूचर के लिए आपके पास होप हो। ये होता है पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। दूसरा इसका फोकस है पॉजिटिव ट्रेट्स पर, यानी कौन कौन से ट्रेट्स, जैसे लव, करेज, क्रिएटिविटी, इंटीग्रिटी, यानी इंसान की जो स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव ट्रेट्स उन पे फोकस करता है। और तीसरी जो इसका फोकस है वो है पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी आपके फैमिली, आपका वर्क प्लेस और सोसाइटी जो ग्रोथ सपोर्ट करें, यानी आप खुश हों, आपके ट्रेड्स और निखर के सामने आए, आपका स्ट्रेंथ बने वो, और आपके आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो अपनी फैमिली हो, वर्क प्लेस हो, सोसाइटी हो, वो उस चीज़ को सपोर्ट करे। ये है इसका कोर फोकस PP1 का। तो अगर इंसान अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करे, पॉजिटिव सोच रखे और सपोर्टिव इन्वायरमेंट उसको मिले, तो वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, वो अपनी लाइफ में ट्रूली फ्लरिश करेगा। ये है PP1 यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी 1। अब बात करते हैं PP2 यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी 2 के एम्स क्या है और स्कोप क्या है। तो पॉल टी वोंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो एक रियल लाइफ सिचुएशन आपको बताता हूं मैं, फिर आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, फेलियर या स्ट्रेस आया हो आपके और उस टाइम सब कुछ नेगेटिव लगा हो,
हर किसी के लाइफ में ऐसा टाइम आता ही है जब आपको लगता है कि सब कुछ निगेटिव है, लेकिन कुछ टाइम बाद वही एक्सपीरियंस हमें स्ट्रांग बना देता है। हम ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और लाइफ को बेटर समझने लगते हैं। यही कॉन्सेप्ट समझाता है पॉजिटिव साइकोलॉजी 2, जिसको पॉल टी वोंग ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका मेन आइडिया है फ्लरिश थ्रू सफरिंग। पीपी 1 में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे सफरिंग की बात नहीं होती है। वहाँ पे ये होता है कि आप सिर्फ पॉजिटिव की तरफ देखो, पॉजिटिव सोचो, निगेटिव की तरफ वो देखता भी नहीं है। निगेटिव की बात ही मत करो, सफरिंग की बात ही मत करो। ये आइडिया है पीपी 1 का, पॉजिटिव साइकोलॉजी 1 का। लेकिन पीपी 2 जो पॉजिटिव साइकोलॉजी 2 है वो कहता है सफरिंग अगर होती है तो हमें वो स्ट्रांग बनाती है। तो इसीलिए बोलता है फ्लरिश थ्रू सफरिंग, मतलब सिर्फ खुशी से नहीं बल्कि स्ट्रगल और पेन से भी ग्रोथ होती है, ये कहता है पीपी 2। तो इस अप्रोच में फोकस ये है कि सफरिंग से भागने की जगह उसमें से मीनिंग और पर्पस ढूंढा जाए। जैसे प्रॉब्लम एक लर्निंग बन सकती है और पेन हमें मेंटली स्ट्रांग बना सकता है। इसीलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ क्वेश्चंस पर ध्यान देता है। मैं कौन हूँ, लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है, और मैं बिलोंग कहाँ करता हूँ। इन सवालों के आंसर्स ही हमें लाइफ का डीपर मीनिंग समझाते हैं। तो पीपी 2 इन सारे सवालों को पूछता है। आगे चल के ये बताता है कि मीनिंगफुल लाइफ सिर्फ हैप्पीनेस से नहीं बनती है, यानी आप सिर्फ खुशी के पीछे भागें, खुश रहें, इससे मीनिंगफुल लाइफ नहीं बनती, ऐसा पीपी 2 कहता है। बल्कि अचीवमेंट, रिलेशनशिप्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्पिरिचुअलिटी, फेयरनेस और दूसरों की हेल्प यानी एल्ट्रुइज्म जैसे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन अगर हम उनमें भी मीनिंग ढूंढ लेते हैं तो वही स्ट्रगल्स जो हैं वो हमें स्ट्रांग बनाती हैं, मैच्योर बनाती है और ट्रूली फुलफिल्ड बना देती हैं। अब हम लोग जब दोनों को, क्योंकि अभी हमने दोनों को अलग अलग पढ़ा तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, अब जब दोनों को साथ में हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। अभी आपको कहीं कहीं लग रहा होगा काफ़ी हद तक सेम ही तो लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब आता है कंपैरिजन पीपी 1 वर्सेस पीपी 2। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, पीपी 1 और पीपी 2 में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। दोनों का गोल जो है वो सेम है। क्या है? एक अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ जीना, लेकिन अप्रोच थोड़ा अलग है। तो पीपी 1 जो मार्टिन सेलिगमैन का अप्रोच है वो मेनली पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करता है, जैसे हैप्पीनेस पे फोकस करो, पॉजिटिव इमोशंस, स्ट्रेंथ्स, इन सब चीज़ों पे फोकस करो। इसमें सफरिंग या निगेटिविटी को अवॉइड करने की बात होती है, मतलब उसको ध्यान मत दो उसको। और आइडिया ये है कि अगर हम डायरेक्टली हैप्पीनेस को परस्यू करें तो हमें एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। मतलब यानी कि अगर आप खुशी की तरफ ही देखते हो, निगेटिव को, सफरिंग को, इन सबको देखो ही मत, उधर सोचो ही मत, तो एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। ये अप्रोच जो है थोड़ा साइंटिफिक है और लैब बेस्ड है, जहाँ बिहेवियर को और इमोशंस जैसे एलिमेंट को अलग अलग स्टडी किया जाता है। वहीं पे पीपी 2 क्या बोलता है ये भी हम समझ चुके हैं। तो पीपी 2 जो पॉल डी वोंग ने दिया वो कहता है कि सिर्फ पॉजिटिव साइड देखना इनफ नहीं है। लाइफ में सफरिंग, पेन और स्ट्रगल्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वही हमें मीनिंग और ग्रोथ देते हैं। तो इस अप्रोच में हैप्पीनेस डायरेक्टली चीज करने की जगह मीनिंग फाइंड करने पर फोकस होता है। यानी आप खुशी के पीछे भागो मत, आप मीनिंग ढूंढो, हर चीज में मीनिंग पर फोकस करो, और वही रियल हैप्पीनेस तक ले जाता है, जो आपको परेशानियों में से, सफरिंग में से निकाल के आप जब जीत के निकलते हो वही आपको रियल हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। ये अप्रोच ज़्यादा होलिस्टिक है, यानी पूरी चीज़ों को कवर करता है, पूरे इंसान को समझने की कोशिश करता है, रियल लाइफ सिचुएशंस को इंक्लूड करता है और इंडिविजुअल के साथ साथ कलेक्टिव यानी सोसाइटी को भी इम्पोर्टेंस देता है पीपी 2। तो पीपी 1 क्या कहता है? पॉजिटिव सोचो और हैप्पीनेस पाओ। पीपी 2 कहता है लाइफ को पूरी तरह एक्सेप्ट करो, सफरिंग को समझो और उसमें मीनिंग ढूंढो, हैप्पीनेस खुद आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया पीपी 1 और पीपी 2 का डिफरेंस। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग। वेल बीइंग, वेल बीइंग, बार बार ये शब्द जो है आ रहा है,
इस पूरे चैप्टर में। वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट है क्या, उसको समझते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में वेल बीइंग का मतलब है एक ऐसी लाइफ जीना जो खुश भी हो, मीनिंगफुल भी हो और फुलफिलिंग भी हो। ये होता है वेल बीइंग। यानी आप खुश भी हो, ठीक है, आपकी लाइफ मीनिंगफुल भी है और फुलफिलिंग भी है। अब इसको डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से समझाया है। सबसे पहले आते हैं ब्रैड बर्न, इन्होंने 1969 में इसकी बात की है। ब्रैड बर्न, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बन सकता है। तो इसको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से समझाया, समझते हैं और आपको समझ में आएगा तो आंसर आपके लिए अपने आप बनाना आसान हो जाएगा। तो ब्रैड बर्न ने 1969 में कहा कि वेल बीइंग बेसिकली हमारे इमोशंस का बैलेंस है। अगर पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा है तो वेल बीइंग हाई होगी, और अगर नेगेटिव इमोशन ज़्यादा है तो वो लो होगी, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर ज़्यादा है तो आपकी वेलबींग अच्छी होगी, हाई होगी, नेगेटिव है तो वो लो होगी। तो आपको बैलेंस करना है उसको, ये कहते हैं ब्रैड बर्न ने 1969 में। फिर एड डाइनर आए, इनकी बात हम ऊपर पहले भी कर चुके हैं। तो एड डाइनर ने सब्जेक्टिव वेलबींग का कॉन्सेप्ट दिया। सब्जेक्टिव वेलबींग क्या होती है, जिसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमारे इमोशंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और दूसरा लाइफ सेटिस्फैक्शंस यानी हम अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाइड हैं। या इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस दोनों साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं एड डाइनर के कॉन्सेप्ट में सब्जेक्टिव वेलबींग। बस कौन सा ज़्यादा है वो मैटर करता है। यानी हमारे अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव इमोशंस दोनों रहते हैं, कौन सा ज़्यादा है वो मैटर करता है इसमें। उसके बाद कैरल रिफ आए, इनके भी बारे में हम पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। तो कैरल रिफ ने बताया कि वेल बीइंग सिर्फ खुशी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लाइफ में ग्रोथ और पर्पस भी उतना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 6 एरियाज बताए, जैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, लाइफ का पर्पस, ऑटोनॉमी और इन्वायरमेंट को हैंडल करना। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि सिर्फ खुशी तक लिमिटेड नहीं है वेलबींग, इसमें ग्रोथ भी है, पर्पस भी है आपकी लाइफ का, उतना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं मार्टिन सेलिगमैन, PP1। इन्होंने परमा मॉडल दिया, PERMA, ये एक्रोनिम है, PERMA। ये भी बहुत एग्जाम में आता है, जिसमें वेल बीइंग 5 चीज़ों से मिलकर बनती है। यानी वेल बीइंग का जो कॉन्सेप्ट है वही कहते हैं 5 चीज़ें अगर आपके लाइफ में हैं तो आपका वेल बीइंग अच्छा है। तो परमा मॉडल है इनका, PERMA। क्या क्या है परमा का फुल फॉर्म? P मतलब पॉजिटिव इमोशन, E मतलब एंगेजमेंट यानी काम में इंटरेस्ट, बिल्कुल इंगेज होकर काम करना, R मतलब रिलेशनशिप्स, M मतलब मीनिंग और A मतलब अकॉम्प्लिशमेंट। पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग एंड अकॉम्प्लिशमेंट। यहाँ उन्होंने ये भी क्लियर किया कि गोल सिर्फ हैप्पीनेस नहीं बल्कि फ्लरिशिंग है। ये मार्टिन सेलिगमैन बाद में ये वर्ड लेके आए थे, फ्लरिशिंग। पहले वो हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करते थे। फ्लरिशिंग में होता है लाइफ, पहले था आप सिर्फ खुश हैं, फिर है कि आप ग्रो भी कर रहे हैं, आपके आसपास वैसा ही माहौल बन रहा है तो आप फ्लरिश कर रहे हैं। समझेंगे इसको बाद में और डिटेल में। तो ये है वेलबींग का कॉन्सेप्ट। तो ओवरऑल अगर आप समझें तो वेलबींग जो है एक सिंगल चीज़ नहीं है बल्कि मल्टीपल चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर और रिलेशनशिप सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम कितने ट्रूली हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड हैं। तो वेल बीइंग को अगर एक लाइन में समझना हो आपको तो वेल बीइंग इज इक्वल टू हैप्पीनेस प्लस मीनिंग प्लस ग्रोथ, और इसी से आता है रियल फ्लरिशिंग, ठीक है। डेफिनेशंस ऑफ वेल बीइंग, तो वेल बीइंग की डेफिनेशन भी लोगों ने अलग अलग तरीके से दी है। तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इसको थोड़ा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया है। जैसे हेडी एंड वियरिंग ने 1992 में ये कहते हैं कि वेल बीइंग फिक्स्ड नहीं होती बल्कि टाइम के साथ चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करती है हमारी पास्ट कंडीशन और हमारी लाइफ में होने वाले इवेंट्स पर। तो सिंपल एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आप खुश फील करते हो, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव हो जाए तो मूड डाउन हो जाता है। मतलब वेल बीइंग डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। यही कहते हैं हेडी एंड वियरिंग, 1992 में इन्होंने ऐसा कहा कि ये फिक्स नहीं होती, ऊपर नीचे होती रहती है। वहीं पे दूसरे हैं रेबर, 1995 में ये कहते हैं कि वेल बीइंग एक स्टेबल स्टेट है। यानी एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सब कुछ स्टेबल हो,
यानी लाइफ के इंपॉर्टेंट जो एरियाज है, जैसे कि आपका हेल्थ अच्छा है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, माइंडसेट में आपके ओवरऑल जो है बैलेंस जो है बना रहता है, उसी को कहते हैं वेलबींग। ये फिर आते हैं शाह एंड मार्क्स 2004 में, इन्होंने बताया कि वेलबींग सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है। तो कोई इंसान मान लीजिए खुश हो सकता है टेम्पररली, लेकिन अगर उसकी लाइफ में ग्रोथ, पर्पस या कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वो ट्रूली सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो बहुत ही क्षणिक खुशी होगी। तो आपकी लाइफ में पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है आपका, तो आप ट्रूली सेटिस्फाइड होते हो। इसीलिए वेलबींग में पर्सनल ग्रोथ, फुलफिलमेंट और सोसाइटी के लिए कुछ करना, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। ये कहा शाह एंड मार्क्स ने। तो वेल बीइंग ना सिर्फ खुशी है, ना ही सिर्फ एक फिक्स्ड स्टेट है, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें हैप्पीनेस, ग्रोथ, बैलेंस और मीनिंग सब आते हैं। अब आता है पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज। तो आपसे एक सिंपल जो है सवाल मैं पूछता हूँ, क्या सिर्फ पैसा और डेवलपमेंट से इंसान खुश हो जाता है? मतलब अगर किसी कंट्री का जीडीपी बहुत हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो क्या वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली हैप्पी होते हैं? ये सवाल सोचिए। और अगर आपने न्यूज़ देखते होंगे, पढ़ते होंगे, अपने आसपास भी अगर आप देखते समझते होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि ऐसा नहीं है। परेशानी उन लोगों को भी होती है जहाँ पे उनके पास सब कुछ है, जीडीपी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है। अगर ऐसा होता तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन लोग तो वहाँ भी परेशान हैं। तो रियलिटी जो है थोड़ी डिफरेंट होती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी इसी बात को हाईलाइट करती है कि हैप्पीनेस और वेल बीइंग सिर्फ इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, यानी आपके पास खूब पैसा है तो आप खुश हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक हेल्थ जैसे दूसरे सोशल साइंसेज से भी कनेक्टेड है। पॉजिटिव साइकोलॉजी किस तरीके से? तो पहले के टाइम में क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करने के लिए जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ जैसे ऑब्जेक्टिव फैक्टर पर फोकस किया जाता था। ठीक है, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, कहते हैं ना कि किसी कंट्री में बहुत ही अच्छी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है लोगों की, तो उसको कैसे समझा जाता था, मेजर कैसे किया जाता था? क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो उसको मेजर करने का कोई तरीका होता होगा। तो उस कंट्री की जीडीपी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, और हेल्थ लोगों का कैसा है और किस तरीके से उसके बारे में काम किया जाता है। तो इन सब पे फोकस किया जाता था जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। लेकिन रिसर्च ने दिखाया कि सिर्फ पैसा और पावर से हैप्पीनेस गारंटी नहीं होती। जैसे कुछ रिच कंट्रीज में भी लोग उतने सेटिस्फाइड नहीं होते जितना एक्सपेक्टेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स मतलब जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स बोलते हैं इनको। तो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स इज नॉट इक्वल टू रियल वेलबींग, यानी ये सब कुछ हो के भी ये रियल वेलबींग नहीं है। इसीलिए एक नया पर्सपेक्टिव आया जहां सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ें नहीं बल्कि इंटरनल फीलिंग्स भी इंपॉर्टेंट हो गई। मतलब इंसान अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाइड है, उसकी लाइफ में मीनिंग है या नहीं, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भूटान। भूटान के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया के बाजू में ही है भूटान कंट्री। तो भूटान का GNHI, अब ये GNHI क्या होता है? ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। ये क्या है? जहां डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमी से नहीं बल्कि कल्चर, गवर्नेंस और ओवरऑल हैप्पीनेस से मेजर किया जाता है। जीडीपी की जगह किसने ले लिया? GNHI, यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। कितने खुश हैं वहाँ के लोग? तो भूटान के लोग का GNHI सबसे ज़्यादा है। तो रियल वेलबींग तब आती है जब एक्सटर्नल कंडीशंस यानी पैसा हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई, और इंटरनल फीलिंग्स जैसे कि हैप्पीनेस, मीनिंग, दोनों बैलेंस में हो। आपके पास खूब सारा पैसा है, खूब सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आपके पास फीलिंग्स, लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, तो खुशी कहाँ से आएगी? नहीं आएगी, वेलबींग नहीं आ पाएगा उस चीज़ से। तो दोनों बैलेंस में होना ज़रूरी है। अब जीडीपी टू जीएनएचआई, ये क्या होता है? जीडीपी टू जीएनएचआई, तो एक सिंपल सा सवाल आप सोचो, क्या किसी कंट्री के प्रोग्रेस सिर्फ पैसे से मेजर हो सकती है?
मतलब अगर जीडीपी हाई है तो क्या लोग ऑटोमेटिकली हैप्पी होंगे? आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं होता है। यहीं से नया आइडिया आता है, जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। लोग खुश कितने हैं वहाँ के? इसको भूटान के किंग ने 1972 में इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने क्लियर बोला कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, बल्कि लोगों की हैप्पीनेस और वेलबींग भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट को होलिस्टिक वे में देखना चाहिए, यानी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ, कल्चर, इन्वायरमेंट और रिलेशनशिप सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जीएनएचआई यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया, जो वेल बीइंग को 9 एरियाज में मेजर करता है, जैसे साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, हेल्थ, एजुकेशन, टाइम का आप किस तरीके से यूज करते हैं, टाइम यूज, कल्चर, गवर्नेंस, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट और लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये 9 एरियाज बनाए गए हैं जिन पे ये मेजर होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि 33 इंडिकेटर्स के थ्रू लाइफ की रियल क्वालिटी को समझने की कोशिश करता है। 33 इसमें इंडिकेटर्स होते हैं, इनके थ्रू ये समझता है इन चीज़ों को, लाइफ की क्वालिटी को, रियल क्वालिटी को। और ये आइडिया इतना पावरफुल था कि 2011 में यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको सपोर्ट किया और बोला कि डेवलपमेंट को होलिस्टिक अप्रोच से देखना चाहिए, जिसमें हैप्पीनेस भी इंक्लूड हो। अगर किसी इंसान के पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है और रिलेशनशिप्स वीक हैं, तो वो ट्रूली हैप्पी नहीं होगा। इसीलिए आज कई कंट्रीज जैसे इंडिया, यूएई, वेनेजुएला भी हैप्पीनेस पर फोकस करने लगे हैं। और इंडिया में मध्य प्रदेश ने 2017 में हैप्पीनेस डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया है। तो ये बड़ी ही मज़ेदार बात है कि 2017 में मध्य प्रदेश ने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बना रखा है। तो सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए तो जीडीपी आपका ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोग्रेशन बताता है कि कंट्री कितनी रिच है, लेकिन जीएनएचआई बताता है कि लोग कितने खुश हैं, हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड हैं। अब बात करते हैं वैल्यू क्राइसिस की। वैल्यू क्राइसिस क्या है? तो एक रियल लाइफ सिचुएशंस जो है हम लोग उसके थ्रू समझते हैं। तो आज के टाइम में लोगों के पास पैसा, कंफर्ट और फैसिलिटीज़ तो बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी अंदर से सेटिस्फैक्शन और पीस कम क्यों हो रहा है? इसी को कहा गया है वैल्यू क्राइसिस। आपके पास पैसा है, फैसिलिटीज़ है, कंफर्ट है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो। यही होता है वैल्यू क्राइसिस। अमेरिकन सोसाइटी में जब मेटेरियलिज्म यानी पैसा और सक्सेस पर ज़्यादा फोकस होने लगा, तो धीरे धीरे मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ पीछे छूटने लगे। इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट को लगा कि सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस इनफ नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर के वैल्यूज़ और कैरेक्टर जो हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी ने दोबारा फोकस किया वर्च्यूज़ और कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर, जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, करेज, इन सब चीज़ों पे फोकस किया पॉजिटिव साइकोलॉजी ने। इसी डायरेक्शन में क्रिस्टोफर पीटरसन और मार्टिन एपी सेलिगमैन ने एक इंपॉर्टेंट टूल डेवलप किया। क्या नाम है उस टूल का? VIAIS, यानी वैल्यू इन एक्शन इन्वेंट्री। ये इन्होंने टूल डेवलप किया। किसने किसने? मार्टिन ईपी सेलिगमैन ने और क्रिस्टोफर पीटरसन ने, जिसमें इंसान की स्ट्रेंथ और वर्च्यूज़ को मेजर किया जाता है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ वेस्टर्न आइडिया नहीं है ये, बल्कि ये दुनिया भर की स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है, जैसे बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सब से इंस्पायर्ड है ये चीज़। VIAS, वैल्यूज़ इन एक्शन इन्वेंट्री। इसीलिए ये टूल जो है अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ होता है, मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी है और ग्लोबली वैलिडेट भी हो चुका है, यानी सब जगह पे ये वैलिडेट हो चुका है और ये सही आंसर देता है, जिस काम के लिए बना है वो काम करता है। वैल्यूज़ इन एक्शन इन्वेंट्री, ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर में यूज़ हो रहा है। जब लाइफ सिर्फ पैसा और सक्सेस तक लिमिटेड हो जाती है तो इम्बैलेंस आता है। इसीलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें याद दिलाती है कि रियल वेलबींग के लिए वैल्यूज़, कैरेक्टर और मीनिंगफुल लाइफ भी उतनी ही ज़रूरी है। ये हो गया वैल्यू क्राइसिस। पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड अदर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, अब ये जानते हैं। तो एक सिंपल बात सोचिए, क्या इंसान की हैप्पीनेस सिर्फ एक ही फैक्टर से डिसाइड होती है? ये हम लोग बार बार बात कर चुके, नहीं, एक ही फैक्टर से डिसाइड नहीं होती है।
वेल बीइंग के कॉन्सेप्ट को समझ के हमने ये जान लिया है। लाइफ में हेल्थ, पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप्स, ग्रोथ और वैल्यूज सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम कितने खुश हैं। इसीलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी अकेला काम नहीं करता, बल्कि साइकोलॉजी के अलग अलग एरियाज के साथ मिलकर काम करता है। जैसे हेल्थ साइकोलॉजी बताता है कि नेगेटिव इमोशंस हेल्थ को हार्म करते हैं, जबकि पॉजिटिव इमोशंस हेल्थ और लाइफ स्पैन यानी आपके जीवन दोनों को इम्प्रूव करते हैं। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या बताता है? क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी शिफ्ट आया है। सिर्फ इलनेस ट्रीट करने से आगे बढ़कर अब फोकस पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, स्ट्रेंथ और ग्रोथ पर हो गया है। पहले जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी सिर्फ सीरियस इलनेस पे, मेंटल इलनेस पे ही फोकस करता था। अब ये भी जो है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, स्ट्रेंथ और ग्रोथ पर फोकस करता है, इसकी बातें भी करता है। वहीं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पहले सिर्फ प्रॉब्लम्स और डेफिसिट्स पर फोकस करता था, लेकिन अब ये रेजिलियंस, पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ पर फोकस करता है, यानी इंसान डिफिकल्टीज के बाद भी स्ट्रांग बन सकता है। ये है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का शिफ्ट। उसके बाद पर्सनैलिटी साइकोलॉजी हमें बताता है कि ट्रेट्स जैसे कि होप, ऑप्टिमिज्म और सेल्फ एस्टीम हमारी वेल बीइंग को इम्प्रूव करते हैं। जबकि सोशल साइकोलॉजी ये क्लियर करता है कि रिलेशनशिप्स और सोशल सपोर्ट हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और मॉरल वैल्यूज़ हैं उन पर फोकस करता है, जैसे ग्रेटिट्यूड, कंपैशन और विजडम, जो डायरेक्टली जो है वेल बीइंग को इंक्रीज करते हैं। तो सिंपल तरीके से अगर समझना हो तो पॉजिटिव साइकोलॉजी अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करके हमें ये समझाता है कि हेल्थ, रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ और मीनिंग सब मिलकर रियल वेलबींग क्रिएट करते हैं। अब जो है बात करते हैं इस बुक की जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। इस बुक का यही तो नाम है ना, इस सब्जेक्ट का नाम ही यही है, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। अभी तक हम पॉजिटिव साइकोलॉजी सबकी बातें कर रहे थे, PP1, PP2, लेकिन अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट का यही नाम है। वो क्या है? पॉजिटिव साइकोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में यूज होने वाली चीज़ है, जिसको अप्लाई किया जा सके रियल लाइफ में। इसीलिए इसको बोला गया पॉजिटिव साइकोलॉजी। यानी अभी तक ये सिर्फ ज्ञान दे रहे थे हम लोग कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको अप्लाई किया जा सकता है रियल लाइफ में। इसीलिए इसको बोलते हैं अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ में यूज होने वाली चीज़ है। तो मार्टिन सेलिगमैन और पॉल टी वोंग दोनों का एम ये था कि साइकोलॉजी सिर्फ प्रॉब्लम को फिक्स ना करे, बल्कि लोगों की लाइफ को बेटर बनाए। इसलिए यहाँ फोकस शिफ्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने से स्ट्रेंथ बिल्ड करने की तरफ। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज होता है, बिल्कुल होता है। कहाँ कहाँ होता है? एजुकेशन में यूज होता है आज के टाइम पे। वहाँ पे क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, पॉजिटिव लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। साइकोथेरेपी में यूज़ होता है ये, जहाँ सिर्फ इलनेस ट्रीट नहीं बल्कि होप दिया जाता है, मीनिंग और सेल्फ हीलिंग पर फोकस होता है कि लोग खुद से हील कर सके अपने आप को। फैमिली लाइफ में जहाँ रिलेशनशिप्स और बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। वर्क लाइफ में जहाँ सेटिस्फैक्शन, इंगेजमेंट और फ्लो इंप्रूव किया जाता है। फ्लो यानी एक ही चीज़ में आप डूब के काम करते हो, उसको फ्लो बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में और सोसाइटी में भी यूज़ होता है, जहाँ ट्रस्ट, टीम वर्क और हेल्पिंग बिहेवियर को बढ़ाया जाता है। मॉरल डेवलपमेंट में जहाँ वैल्यूज़, कैरेक्टर और स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रेंथन किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं है, ये एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप और मैनेजमेंट जैसे मल्टीपल एरियाज में अप्लाई होती है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का फाइनल गोल है लोग अपनी लाइफ को सिर्फ ठीक ना करें, बल्कि उससे मीनिंगफुल बनाएं, फुलफिलिंग और ट्रूली सक्सेसफुल बना सकें। तो फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। आगे हम इसके सारे टॉपिक्स को एकदम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रियल लाइफ में हर इंसान को ये चीज़ जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। अपने दोस्तों को, घर वालों को, सबको बताइए इसके बारे में। तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे, रियल लाइफ में पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज़ कैसे करें और कैसे अपनी लाइफ को ट्रूली मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाया जाए। सो कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग विथ मी। थैंक यू वेरी मच।